बिहार में दोनों ही गठबंधन में सीटों को लेकर मचे घमासान की बात सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर हो रही खींचतान की। एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर दिल्ली से लेकर पटना तक बैठक चल रही है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही अभी तक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि दोनों ही गठबंधन के नेताओं का दावा है कि जल्द ही सीट शेयरिंग का संकट सुलझ जाएगा, लेकिन सवाल है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। अब की बार किसका कोटा किस दल में बटेगा, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे और डेट ऑफ कॉल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर दी जाएगी। बिहार में चुनावी शंखनाद हो गया, लेकिन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, ये अभी तक तय नहीं हो पाया। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर महामंथन शुरू हो गया है। सहयोगियों को कितनी सीटें दी जाए, इसका प्लान तैयार होने लगा है। वहीं महागठबंधन में भी सीटों के फॉर्मूले पर महामंथन जारी है, लेकिन दोनों ही गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले पर सहयोगियों को राजी करना ये सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती इसीलिए क्योंकि दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंसा हुआ है। महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव कांग्रेस को 50 से 55 सीटें ही देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है। वहीं सीपीआईएमएल को 19 सीटें देने का प्लान तेजस्वी यादव का है, लेकिन सीपीआईएमएल भी 30 से 40 सीटों पर मांग कर रही है। वहीं इसके अलावा मुकेश सहनी के वीआईपी को तेजस्वी यादव 12 सीटें देने पर राजी हैं, तो वहीं मुकेश सहनी 40 सीट और डिप्टी सीएम के पद की मांग कर रहे हैं और ये बातें वो खुले तौर पर भी कई बार कह चुके हैं। इसके साथ ही बात की जाए पशुपति पारस के आरएलजेपी की, तो तेजस्वी यादव पार्टी को 2 सीटें देने पर सहमत हैं। हालांकि आरएलजेपी कितनी सीटें चाहती है, इस पर अभी खुलासा नहीं हुआ है। वहीं तेजस्वी यादव ने जेएमएम को 3 सीटें देने का प्लान बनाया, जबकि जेएमएम 7 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। सीट शेयरिंग सब इंटरनल सेटल है। लगता है कि कल आप लोग को हम निमंत्रण शाम तक भेज देंगे। कल पीसी हम लोग करेंगे और आपको नंबर, कौन पार्टी कितने सीट लड़ रहे, कहां लड़ रहे हैं, सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, वो आपको कल जानकारी हम लोग दे देंगे। सीट शेयरिंग प्रायः समाप्त हो चुका है। 2-4 सिंह जो टीदिंग प्रॉब्लम अंत में रहता है वही है, वो करके 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगा। फेज को लेके कोई तकलीफ नहीं है। आप लोगों के लिए ये न्यूज हो सकता है, हम लोगों के लिए तेजस्वी यादव ही रहेंगे और कौन रहेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर बातें चल रही है। कल भी मीटिंग हुई थी, आज अलग अलग पार्टियों के बीच में मीटिंग हो रही है, तो मेरे ख्याल से तुरंत ही हम लोग सीट शेयरिंग पर भी फाइनल कर देंगे। पार्टी की क्या डिमांड है, कितनी सीटों को लेकर आप लोग पहले से डिमांड? जरूर, आप सब लोग जानते हैं, हमने कहा है कि इस बार माले को ज़्यादा जिलों से लड़ने का मौका मिलना चाहिए, कुछ ज़्यादा सीट पर भी लड़ने का मौका मिलना चाहिए। हमारे बीच में एक नई पार्टी भी है वीआईपी, उसके लिए भी सीटें चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो एडजस्टमेंट करना होगा, मुझे उम्मीद है कि सब लोग मिलकर हम लोग कर लेंगे। इन बयानों और चुनावी उम्मीदों को लेकर ये साफ है कि चुनाव में सहयोगियों को साथ लेकर चलना, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सभी को मनाना तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और यही हालात एनडीए में भी नजर आ रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर जारी है। सीटों पर मान मनोबल की कोशिश हो रही है। सीटों पर सहमति बनाने के लिए बीजेपी के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने चिराग पासवान से भी मुलाकात की। काफी देर तक दोनों के बीच में बातचीत होती रही, लेकिन इसके बावजूद भी साफ नहीं हो पाया कि चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। हालांकि बताया ये जा रहा है कि चिराग पासवान को बीजेपी ने 25 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन चिराग पासवान 35 से 40 सीटें मांग रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी जीतन राम मांझी की हमको 7 सीटें ऑफर कर रही है, लेकिन जीतन राम मांझी पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें कम से कम 25 से 30 सीटें चाहिए। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने 6 सीटें ऑफर की हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा भी 15 सीटों की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में सभी को मनाना या सहयोगियों को सीटों पर राजी करना बीजेपी और जेडीयू के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। हालांकि एनडीए नेताओं का दावा है कि जल्द से जल्द ही सीटों का संकट भी सुलझा लिया जाएगा।
बातचीत स्टार्ट हो गया है। हम समझते हैं 2 से 3 दिनों में हम लोग सब इसको लॉक कर देंगे और निश्चित है कि भाई जीतन माही जी जो हमारे संरक्षक महोदय हैं उनकी चिंता वाजिब है और हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट हमारे कार्यकर्ताओं को मिले ताकि हमारी पार्टी भी आगे बढ़े और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हम बने, इसकी चिंता हम सबको है। और हमने अपनी चिंता का जो अभिव्यक्ति है शीर्ष नेतृत्व को बता दिया और हम समझते हैं कि सम्मान के साथ हमारा समझौता है, सम्मानजनक सीट में मिलेंगे। वो संभावनाओं पर अब विराम लगना चाहिए, कुछ दिन का इंतजार करिए। हम समझते हैं कि जल्दी ही सभी सीटें और सभी पार्टनर हमारे पांचों साथ मिलकर इसकी घोषणा करेंगे। निश्चित रूप से बिहार की जनता और पूरा देश भी देख रहा है कि किस प्रकार से परिवर्तन सकारात्मक दिशा में हुआ है। विगत लंबे समय तक केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में, तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इन चुनावों में एक बार पुनः एक सशक्त और प्रभावी जनादेश भाजपा और एनडीए के पक्ष में आएगा। एनडीए हो या महागठबंधन, सीटों का दंगल दोनों पर छिड़ा है। सीटों पर सहयोगियों को मनाना और साधना दोनों के लिए ही एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि सीटों पर गठबंधन के अंदर खाने मचा संग्राम कैसे खत्म होगा, किसका कोटा कटेगा और किस दल में बटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब किसका कोटा कटेगा, किस दल में बटेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ अरुण कुमार आरजेडी प्रवक्ता, कुमकुम भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमकुम भारद्वाज जी बीजेपी प्रवक्ता और प्रखर सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता। आप तीनों का न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके पास आऊँगा। कुमकुम जी, देखिए जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज़ हुआ और उससे पहले सीट शेयरिंग का पेंच जो है वो एनडीए में भी फंसता हुआ नज़र आ रहा है और महागठबंधन में भी फंसता हुआ नज़र आ रहा है। आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि क्या एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान को आप कन्विंस कर पाएंगे? वो 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं और आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बता दूं कि बिहार की प्रगति और बिहार के विकास के लिए जो भी बेस्ट होगा, हमारी पार्टी जो है संगठनात्मक पार्टी है, परिवार वाली पार्टी नहीं है कि वन मैन शो चलता है हमारे यहाँ। तो जितने भी लोग हैं हमारे कोलिशन में, हमारे पार्टनर्स में, हम सबका पूरा सम्मानजनक तरीके से ख्याल रखा जा रहा है जी। दूसरी बात आपने करी चिराग पासवान जी की। चिराग पासवान जी, आप सबों को पता है कि अपने आप को वो क्या कहते हैं, अपने आप को हनुमान बताते हैं जी, हनुमान बताते हैं जी। तो हनुमान की पहचान किससे है? और उन्होंने अपने आप को हनुमान कहा है। तो हनुमान की पहचान किनसे है? तो चिराग पासवान आप बता दीजिए किससे है मैम हनुमान की पहचान? नहीं, हनुमान की पहचान किनसे है? आपको आप लोगों को जानकारी नहीं किससे है? मैम किससे? किसके साथ जोड़ करके उन्होंने अपने आप को हनुमान बोला? हमारे मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, हनुमान की पहचान किनसे है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो उनका अपना खुद का जो उन्होंने हनुमान का अपना बताया, उनके अपने आइडेंटिटी के तौर पे हमारी पार्टी और हमारे शीर्ष नेतृत्व मोदी जी के साथ बताया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, मोदी जी के हनुमान है। इनका मोदी वो खुद वो कहते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, उन्होंने जो बोला है मैं उस पर कह रही हूँ। तो उनका कल्याण भी और उनका बेहतरी भी एनडीए के साथ ही है। लोकसभा में भी आपने देखा, अभी हमारे साथ वो सरकार में भी शामिल हैं सेंटर में, और बिहार में भी चिराग जी को भी बहुत अच्छा पता है कि बिहार में बेहतरीन डेवलपमेंट का काम हो रहा है और हमारी सरकार बनने जा रही है। तो चिराग जी हमसे कहीं भी नहीं जा रहे। और आप लोग जो कह रहे हैं कि उनको मनाया जा रहा है, डिस्कशन कोलिशन में डिस्कशन का दौर तो बना ही रहता है। एक दूसरे के साथ जब तक बातचीत नहीं करेंगे तब तक समझेंगे कैसे, क्योंकि हमें सबों को समाहित करके चलना है जी। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट और गाहे बगाहे कुछ ना कुछ कहना। अभी चिराग पासवान के एक पोस्ट आया, आपने देखा होगा, उन्होंने लिखा साफ तौर पर, पिताजी कहा करते थे कि जुर्म सहो मत, जुर्म करो मत। कौन जुर्म कर रहा है, कौन आप भी समझती हैं राजनीति में कब कहाँ क्या पोस्ट किया जाता है, किसको दिखाने के लिए पोस्ट किया जाता है, कब क्या पोस्ट किया जाता है। चलिए हमारे साथ एक मिनट, इसका जवाब प्रखर जी से हम ले लेते हैं, क्योंकि देखिए
उनके डालने का क्या मतलब हो सकता है, वो बात तो कांग्रेस अच्छे से बता सकती है ना। तो प्रखर जी, मेरा सवाल आपसे है, चिराग पासवान ने पोस्ट डाला है और उसमें अपने पिताजी स्वर्गवासी रामविलास पासवान जी की तस्वीर जो है वो साझा करते हुए लिखा है कि पिताजी कहा करते थे कि झुको मत, जुर्म मत सहो, जुर्म मत करो। इस पोस्ट का वर्तमान घटनाक्रम से क्या ताल्लुक है? आप किस तरीके से समझते हैं, कांग्रेस किस तरीके से लेती है इस पोस्ट को? मुझे लगता है उनको दिखाई पड़ गया कि बिहार में जिस हिसाब से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, बिहार में जिस तरीके से अराजकता फैली हुई है, जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार चल रहा, मुझे लगता है उस सबको सोच करके उनका विचार पर हृदय परिवर्तन हो रहा है। यही सब हो रहा होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है और इनकी सरकार की सबसे बड़ी समस्या है कि ये 20 साल से सरकार में है और 20 साल में 20 काम नहीं गिना पा रहे हैं। 20 साल में 20 नाम गिना नहीं पा रहे हैं। सम्राट चौधरी अपना डिग्री दिखा नहीं पा रहे हैं। आप स्टूडेंट्स को नौकरी दिला नहीं पा रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, अभी तो प्रखर जी बात सीट शेयरिंग की चल रही है। हो सकता है वो 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। समस्या क्या है ना, देखिए इनके यहाँ क्या समस्या है। देखिए, सीट शेयरिंग की तो बात अलग है। इनके यहाँ तो एक नया कंपटीशन चल रहा है कि नीतीश बाबू ज्यादा सीट पा जाएंगे तो सीएम कहीं वो ना बन जाए। बीजेपी, नीतीश बाबू सोच रहे हैं कि हमारी सीट कम ना आ जाए तो बीजेपी अपना सीएम ना दे दे। तो ये तो आपस में लड़ रहे हैं ना, जनता के मुद्दों के लिए कहाँ लड़ रहे हैं। और जनता के मुद्दों के लिए लड़ते तो अपने काम गिनाते, बताते कि हमने ये काम किया, इस काम के आधार पर हमको चुनाव वोट दीजिए। नहीं है ना, लड़ाई तो इसलिए मची हुई है। और रही बात हनुमान, आप बता रहे राम जी, हनुमान जी, नहीं मैं नहीं बता रहा हूँ साहब। अरे प्रखर साहब, हमको नहीं, अरे आपके ऊपर नहीं आ रहा हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की बात कर रहा हूं। जो भी आते हैं मुझे देखिए, हनुमान अगर नाखुश हैं तो उन्होंने देख लिया ना कि राम राज्य नहीं चल रहा है। वैसे मैं एक बात बताता हूँ, ये राजनीति की बड़ी विडंबना है। मैं इस आउट ऑफ द वे जाकर ये बात कह रहा हूँ। ये राजनीति की बड़ी विडंबना है कि हम हमारे ईष्ट, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान जिनको हम मानते हैं, हम उनसे किसी व्यक्ति की तुलना कर लेते हैं। अगर वो हनुमान है तो कोई राम नहीं है, और वो भी हनुमान नहीं है, और वो हनुमान। चलिए, एक बात तो मैं आपकी मान लेता हूँ कि राम तो इनमें से कोई नहीं है जी। राम राज्य की परिभाषा भी अलग है, इनमें से कोई राम नहीं। तो ये विडंबना, ये बात तो मैं मानता हूँ, ये बात मैं मानता हूँ। और भगवान खैर, मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हमारे ईष्ट को जोड़ना है, मगर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने वो बात बोली तो मुझे बोलना पड़ा। नहीं, वो भाई मैंने तो नहीं बोला ना, खुद कहते हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं। तो उनकी बात को रिपीट करना मेरा काम है भाई। वो जो गलत बोल रहे तो आपने अच्छा किया, मेरी बात आप ही ने टोक दी उनको, ये अच्छा किया। रही बात, देखिए आप नहीं, मैं निष्पक्ष डिबेट कराता हूँ प्रखर जी। नहीं, मैं अलग बात है, मैं कांग्रेस से सवाल करता हूँ तो वो बीजेपी का बताते हैं, बीजेपी से सवाल करता हूँ तो वो कांग्रेस का बताते हैं। मुझसे जितना सवाल करना चाहे करिए, मैं जवाब देने ही आया हूँ। मगर जिस शिद्दत से आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, सभी से उस शिद्दत से अगर सवाल करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और रही बात, देखिए जनता के उसके लिए लड़ रहे हैं सब लोग, जनता के कामों के लिए लड़ रहे हैं, जनता के काम करने के लिए जनता ने आपको चुना है। अगर आप अपने काम नहीं गिना पा रहे इतने साल की सरकार में, पुल गिर रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, उद्योगपतियों को 1 रुपए में आप जमीन दे रहे हैं, तो ये सब जनता देख रही है ना। ठीक है, और आपको सबक सिखाएगी। बिल्कुल। अरुण कुमार जी, महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का पेच फंसा है। जिस तरीके से वहां भारतीय जनता पार्टी एक कहे ना कहे लेकिन बड़े भाई की भूमिका में है कि भाई आप इतनी सीटों पे लड़ोगे, हम इतनी सीटों पे लड़ेंगे चुनाव, वैसे ही महागठबंधन में देखा जाए तो आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है। वो ये तय करेगी कि भाई कांग्रेस को कितनी देनी है और हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे चुनाव। आपको क्या लगता है कि क्या अंदर खाने सब सेट हो चुका है, बस अनाउंसमेंट बाकी है? बिल्कुल गौरव जी, महागठबंधन में अंदर खाने में सारी चीज हो चुका है। तो फिर ये भी हो चुका होगा मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? आधिकारिक तौर पर घोषणा हमारे आदरणीय नेता के द्वारा कर दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चूंकि महागठबंधन जो है ना, महागठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं जी, और हम लोग सीट के लिए गठबंधन नहीं किए, क्योंकि महागठबंधन के लोग सत्ता की राजनीति नहीं करते, कुर्सी की राजनीति नहीं करते। हम लोगों का गठबंधन वैचारिक रूप से गठबंधन है, मुद्दे आधारित गठबंधन है। बिहार के जो ज्वलंत सवाल हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, अपराध, भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, इन सारे सवालों को लेकर हम लोग एकजुट हुए हैं। और बिहार की जनता इन समस्याओं से छटपटा रही है। और 2 दशक से जो एक खटहरी नीतीश सरकार चली आ रही है, उन सरकार से निजात पाना चाहती है। और बिहार की जनता ने संकल्प ले लिया है कि इस बार इस
नीतीश सरकार को हटाना है, और पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार महागठबंधन का तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनाना है। हाँ, स्वार्थ परक राजनीति कहाँ हो रही है? देखिए बीजेपी को आज उनके सवाल का जवाब मिल गया। बीजेपी अक्सर ये पूछती है कि महागठबंधन में चेहरा कौन होगा। अरुण कुमार जी ने गाहे बगाहे कह दिया कि बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने, यानी कि कांग्रेस भी है। प्रखर जी आप इस बात से एक मिनट प्रखर जी आप इस बात से ताल्लुक रखते हैं, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार में चेहरा हो चुके हैं मुख्यमंत्री पद का? देखिए बिहार की बात करें तो तेजस्वी जी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जा रहा है, और अगर राष्ट्र की बात करेंगे तो राहुल जी की अगुवाई में। तो मतलब तय है तेजस्वी यादव विल बी द चीफ। इसमें कोई सोच है? ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का शगुफा है। हमारे यहाँ सारी चीजें क्लियर है। कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है अपने गठबंधन के साथ। जिस तरीके से प्रखर जी और अरुण कुमार जी बोल रहे हैं, हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे प्रखर जी और अरुण कुमार जी बोल रहे हैं, बस ये बात राहुल गांधी और कह दें कि तेजस्वी यादव जो है चुनाव से पहले ऐलान कर दें कि तेजस्वी यादव बोलने वाली क्या बात है सर? क्या इसमें क्या बोलने वाली बात है? राहुल जी ये पर्टिकुलर चीज बोले तभी आप मानेंगे जी? अरे भाई दोनों सभी पार्टियां साथ में, हम लोग साथ में स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हर जो भी हमारे गठबंधन में पार्टी है वो हर सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। ठीक है, हर सबका कार्यकर्ता एक साथ लड़ेगा। ठीक है, कुमकुम जी आपके पास आऊंगा। देखिए गौरव जी गौरव जी ये समझने वाली बात है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव जी और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव भी महागठबंधन तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर ही लड़ी थी। गड़बड़ झाला तो एनडीए में है, जुत्तम पैजार की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है सीट को लेकर। इसी सवाल को पूछ रहा था, आपने टोक दिया। इसी सवाल को कुमकुम से पूछ रहा था। गौरव जी आपको नई जानकारी दे रहा हूं। हमारा जो गठबंधन है 6 दलों का गठबंधन है, स्पष्ट जानिए। राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ दीजिए तो 5 दल उधर हैं। कांग्रेस है, वीआईपी है और 3 जो है वामपंथी दल है। आप बताइए इन 5 दलों में किसी का भी कभी भी या प्रश्न आया या किसी भी दल के नेता ने कहा कि यह हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है? एक भी दल ने नहीं। यहां तक कि वीआईपी ने कहा तेजस्वी यादव जी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है। यहां तक कि वामपंथी के दलों ने, वामपंथी के साथियों ने कहा भैया आरएलजेपी 2 सीट मांग रही है, जेएमएम 3 सीट मांग रही है, वीआईपी 12 सीट मांग रही है, उसमें वो क्यों नहीं कहेंगे? उनको चाहिए वो सीट तेजस्वी यादव से ही। खैर नहीं, लेकिन एक बात तो है ना, अपने अपने दल के चेहरे होते हैं ना। हाँ, मुख्यमंत्री के जिस तरह से एनडीए में अगर सत्ता में सरकार आती है, अगर बहुमत मिलता है और ये मंत्री पद की डिमांड भी नहीं करते हैं तो मानेंगे कि नेतृत्व खाली। खैर चलिए इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी रहेगी। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं, और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं।
हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से ना कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोज़गार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के साथ साथ आखिर एनडीए का चेहरा कहने को तो नीतीश कुमार हैं, लेकिन क्या चुनाव के नतीजे आने के बाद भी वही रहेंगे? और वही महागठबंधन में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, दोनों ही ये मान चुके हैं कि चूंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो तेजस्वी यादव हैं और उन्हीं को लेकर के चर्चा चल रही है। लगातार हमारे साथ हमारा बड़ा गेस्ट पैनल और सभी प्रबुद्ध प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमकुम भारद्वाज जी, आपके पास आऊँगा। ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे? सीट जीतने के बाद ये दोबारा तय होगा? अभी फिलहाल ये तय हुआ है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ कौन क्या होगा इसकी बात नहीं हो रही है। हमारे यहाँ विकास का डेवलपमेंट मॉडल क्या रहा है, क्या आगे और बिहार को पिछले 4 महीने में 18 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, यही विकास का मॉडल है? सुन लें। हाँ जी, पिछले 4 महीने में 18 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, यही विकास का मॉडल है, यही कानून व्यवस्था है? ना डॉक्टर बख्शे जा रहे हैं, ना इंजीनियर बख्शे जा रहे हैं, ना आम आदमी बख्शे जा रहे हैं। अगर मैं आपकी बात, आपने जो बताया कि 18 मर्डर हुआ है, 18 से ज्यादा सर, यहाँ पे पॉलिटिकल, आप मेरी बात पूरी सुन लें। आपने क्वेश्चन किया है, आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चन, गिव मी अ मोमेंट। जिस समय पे 2005 से पहले का अगर आपको ले चलूं, उस समय पे क्या मर्डर्स हुआ करते थे? श्री कृष्ण बाबू की कार्यकाल के बाद पॉलिटिकल इतने मर्डर्स हुए हैं कि गिनते गिनवाते आपको मैं थक जाऊंगी और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। वो अच्छा पॉलिटिकल से लेकर के किडनैपिंग से लेकर के, पूरी बात सुनिए थोड़ा सा प्लीज, इफ यू इंटरवीन इन बिटवीन, मैं पूरा नहीं बोल पाऊंगी प्लीज। आपको मैंने सुना, आपने दोनों प्रवक्ताओं को जो जगह दिया। दूसरी बात, जो आरजेडी के प्रवक्ता को अगर आपने जो सुना, जो वो कह रहे थे, या कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रही थी बड़े गौर से, उनके पीछे सिर्फ लालटेन है और उसके पीछे फिर तेजस्वी का मल्टीपल फेसेस है, और सही मायने में मल्टी फेसेट हैं ये। इनका कुछ नहीं पता, कुछ है बाहर खाने कुछ है। अभी इन्होंने पॉलिटिकल पार्टियां को गिनवाया कि ये पॉलिटिकल पार्टियां हमारे साथ कोलिशन में हैं। ये जेएमएम को ही भूल गए, उस जेएमएम को भूल गए जिस जेएमएम ने इनको 4 विधायक जीतने के बाद, आप कहेंगे इंटरफेयर मत करो, नहीं आप कहेंगे इंटरफेयर मत करो, क्या ये मेरे सवाल का जवाब है? क्या है आपके सवाल का? मैं तो आपको बता दिया कि हमारा जो मॉडल है नहीं है ना, वो बिहार का मैंने डेवलपमेंट पूछा, मॉडल है। आप 2005 से पहले चले गए, आप जेएमएम पे चले गए, मेरे सवाल के जवाब पैरी फिर आप कहते प्लीज डोंट इंटरफेयर। आई विल नॉट इंटरफेयर, बशर्ते मेरे सवाल है, जनता सुन रही है, उसको जवाब चाहिए। आपने बात करी विकास की, आपने बात करी कानून व्यवस्था की, ये कांग्रेस का भी सवाल है, आरजेडी का भी सवाल है, प्रशांत किशोर ये बात कह चुके हैं। आप सबको छोड़ दीजिए, आप ही के केंद्र में मंत्री चिराग पासवान इस बात को गाहे बगाहे बोल चुके हैं कि हाँ बिहार में कुशासन आ रहा है। अब क्या जवाब देंगे उनको क्या बोलेंगी आप? क्या उन्होंने नहीं कहा है ये बात कि हाँ बिहार में मर्डर्स हो रहे हैं, बिहार में शराबबंदी है, बेरोजगारी है, पलायन है? आप इनमें बात करो ना। पलायन है बिहार में पलायन की नीति देने वाले ये आरजेडी और कांग्रेस। पलायन कब शुरू हुआ था बिहार में? भूरा बाल साफ करो कब शुरू हुआ था बिहार में? लोगों को भगाने का सिलसिला कब शुरू हुआ था? पहले ऊपर वालों को भगाया गया, फिर मजदूरों को जब वहां पे काम मिलना बंद हुआ। जी बताइए कब भगाया गया? मैं बोलूंगा तो फिर बोलेंगे कि मैं आपका हो गया हूं। बताइए अरुण जी, बताइए कब भगाया गया और पलायन हो रहा है कि नहीं? मैं आगे बताता हूं। काम चल रहा है स्किल डेवलपमेंट को लेकर, किस तरह से युवाओं को वहां पे एब्जॉर्ब किया जाए। इतना जिस हाल में ये छोड़ कर गए थे, किसी मॉडल को बनाने में जो वक्त लगता है उसको गिराने में वक्त लगता नहीं है। और इन लोगों ने जो धराशायी करी है। नीतीश कुमार कब से मुख्यमंत्री है? बताना चाहूंगी एक मिनट अरुण जी, कुमकुम जी, नीतीश कुमार जी कब से बिहार की सत्ता में है? फंड मिला है उसके बारे में जानकारी है? कुमकुम जी, नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता में कब से मुख्यमंत्री है? का बजट था
हाँ जी, नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता में कब से मुख्यमंत्री हैं? आपको मुझे बताने की जरूरत है? नहीं, मुझे नहीं, मैं आप कह रही हो ना कि जब ये छोड़ के गए थे, उस हालत में छोड़ के गए थे, कौन छोड़ के गए? 17 महीने आपके साथ आरजेडी रही है, वो 17 महीने का अपना कार्यकाल बताती हैं। उससे पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। छोड़ा कब पकड़ा, कब की बात कर रही हैं आप? मैं वो जानना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने पूछा। मैं हर उस दौर की बात कर रही हूं जिसने इस ढांचे को, बिहार के डेवलपमेंट, मैं फ्लाइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी से लेकर के जो जंगल राज का जो वक्त रहा है, और बीच बीच में आकर के मैं आपको तेजस्वी की नीतियों की बात बताती हूँ। तेजस्वी की सरकार में आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जितने लोग कार्यरत थे, उतनी बसेस भी नहीं थी रोड पे, उतनी बसेस नहीं थी। और ये मेरा कहना नहीं है, आपके हमारे इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट मोहम्मद की ये रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को अगर आप उठा करके अगर आप पढ़ेंगे तो। दूसरी बात मैं आपको कहूंगी कि दलितों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के जो इन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल पोस्चरिंग दी है, और जो भाजपा की सरकार ने जेन्युइन एम्पावरमेंट। मैम आप पता है क्या कर रही हैं? आप फुल टॉस फेंक रही हैं, आप फुल टॉस महिलाओं की बात करें, फुल टॉस फेंक रही हैं। प्रभाकर जी, प्रखर जी भी बोल देंगे कि सदन में क्या कहा था महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने, वो बोल देंगे। आप महिलाओं की बात कर रही हैं, वो बोल देंगे नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए क्या बोले थे सदन में। सुनिए आप, कौन क्या बोला, और डेवलपमेंट का विकास के मॉडल, मैं बार बार कह रही हूं कि मेरी बात अगर मैं करूंगी तो बिहार के डेवलपमेंट की बात होगी, बिहार के विकास मॉडल की बात होगी। और 20 काम गिनाइए, 20 साल के 20 काम गिना दीजिए। 20 का चलो मैम आज गिनवाई दो, आज इन लोगों को जवाब दे दो, ये वीडियो वायरल हो जाएगा। जानते क्या था? आप कलम लेकर के रेडी रहिए, कलम लेकर के पेन कॉपी पकड़िए, पेन कॉपी पकड़िए, अभी गिनवा रही हूँ, कॉपी पर पकड़िए। बजट एलोकेशन 97,000 करोड़, भाजपा की सरकार में 4.5 लाख करोड़। दूसरा मैं बता रही हूँ कि अभी महिलाओं को लेकर के 56,000 करोड़ का बिहार की महिलाएं सिर्फ बिजनेस कर रही है। और हमारी भाजपा की, हमारी, आप सुनेंगे या सुनेंगे या लोगों को भ्रमित करेंगे? आपके दामाद साहब जिसको मैंगो मैन कहते हैं, उनको भ्रमित करेंगे आप, उनको भ्रमित करेंगे। बिहार की जनता को आपने दलित के नाम पे, आपने दलित के नाम पे लोगों को ठगा, आपने महिलाओं के नाम पे, आप जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रखा मानो केस का, उसके नाम पे आपने लोगों को ठगा। अरे आप छोड़िए, अरे भाई ऐसे डिबेट पर प्रखर जी, कुमकुम जी, दोनों से गुजारिश करूंगा शांत हो जाएं। देखिए दोनों का फिल्टर डाउन करो, दोनों की आवाज डाउन करो। मैं कुछ कहना चाहता हूं, दोनों की आवाज डाउन कीजिए। इस देश में आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, दोनों सुन लीजिए, आपकी आवाज ऑन एयर जा ही नहीं रही है। मैम कुमकुम मैम आपकी आवाज नहीं जा रही है। कुमकुम जी अब समझिए, इस देश में परेशान सब हैं, कुछ सच में और कुछ सच से। आवाज उठाइए दोनों की। संविधान के नाम पे लोगों को ठगा, जितनी बार मैंने संविधान का संशोधन किया, आपकी सरकार में अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? आप क्या देख रही है? जिसने सुप्रीम कोर्ट में करी उसके बाद क्या कार्रवाई हो गई? आप बता दे रहे हैं करने से काम नहीं चलेगा, खाली मौखिक आकर के आप बता के चली गई। ठीक है, ऐसा होता है ना, अब जब डिबेट पर आती है तो पॉइंट के साथ आना चाहिए, काम आपके पास गिनाने के लिए ही नहीं है। अच्छा सुनिए प्रखर जी एक मिनट। कुमकुम जी, मेरे ऊपर सवाल खड़ा होगा, मैं डिबेट कंट्रोल नहीं कर पाया, कोई फायदा नहीं है मेरा डिबेट कराने का। कुमकुम जी सीधी सी बात है, इतने दिन से सत्ता में 2 मिनट लगे, गिना दीजिए 20 काम, आप 25 गिना देंगे, इतने काम है आप गिनवाइए। प्रखर जी बोलेंगे नहीं, कॉपी पेन लेके बैठे, आप दिखाइए कॉपी पेन स्क्रीन पे, ये है, अब लिखिए। मैम बोलेंगे, आप लिखेंगे, धीरे धीरे बोलूंगी, बोलिए, धीरे धीरे बोलूंगी, लिख पाएंगे आप, लिखिए लिखिए। जेंडर बजट के, अरे भाई बोलिए तो, 1 साल थोड़ी लगेगा। अरे बता रही हूँ, सुनिए, बताइए भारत के नाम पे कितना फंड मिला बिहार को? बिहार कितना फंड मिला? अरे आयुष्मान भारत बिहार की योजना है, बिहार की योजना है, बिहार आयुष्मान भारत के नाम पे मेडिकल बिहार में लोगों को फायदा नहीं मिला। अरे मैम, केंद्र की योजनाओं को राज्य में क्यों ला रही हैं? पहले तो एक चीज समझिए कुमकुम जी, एक चीज समझिए, डिबेट पर आप देयर इज बिटवीन, जब आपको पता नहीं होता, आयुष्मान भारत बिहार की योजना है, बिहार की योजना है, मैंने बताई बिहार की योजना है, गौरव भाई
ऐसे डिबेट ही नहीं होगी। देखिए उनका सबर तो देखिए। देखिए अरुण कुमार जी कितनी शिद्दत से बैठे, आप दोनों को 5 मिनट से सुन रहे हैं। दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। कुमकुम जी मैं एक बात, अरे रुक तो जाइए, कुमकुम जी रुक जाइए, कुमकुम जी रुक जाइए, प्रखर जी रुक जाइए। देखिए ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। एक मिनट कुमकुम जी, एक मिनट, कुमकुम जी एक मिनट, कुमकुम जी एक मिनट, अरे कुमकुम जी सुन जाइए। अरे दोनों म्यूट हो जाइए, वरना मुझे दोनों को म्यूट करना पड़ेगा। दोनों हो जाइए भाई, बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं आप, दोनों वरिष्ठ हैं मेरे लिए। रुक जाइए अरुण जी, 1 मिनट दीजिए मुझे, 30 सेकंड दीजिए। देखिए 30 सेकंड मैं लूंगा आप लोगों, फिर आप ही के पास आना अरुण जी। कुमकुम जी आप मत बोलिएगा, अभी अरुण जी के पास जाऊंगा। देखिए जिस तरीके से अभी ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि कुमकुम जी केंद्र की योजनाओं को राज्य में गिनवा रही थी, कुछ दिन पहले अक्षरा सिंह, स्क्रीन पर लेके आइए। तो अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला गया था, और वो पोस्ट डाला गया था जानी मानी गायक अक्षरा सिंह ने। अक्षरा सिंह ने पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात हुई। मैंने उसमें कमेंट्स पढ़े, लोगों का साफ कहना था कि राज्य का केंद्रीय मंत्री नहीं होता है, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात हुई। तो आप समझिए ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है आज भी लोगों में कि कौन केंद्र में है और कौन राज्य में है। 56,000 करोड़ का वही कुमकुम भारद्वाज जी कर रही हैं, केंद्र की योजनाओं को राज्य में गिनवा रही हैं। अरे देखिए अक्षरा सिंह जी तो उनका प्रोफेशन अलग है। अरे गौरव जी आप कहाँ, चलिए गौरव जी प्लीज साइलेंट करिए, वो बहुत समय दे जी। बोलिए अरुण जी, बोलिए आप, अरुण जी आप अपनी बात रखिए, साइकिल स्क्रीन पे लाइए ना। ठीक है जी बोलिए आप, आपकी आवाज आ रही, उनकी आवाज नहीं आ रही, आप बोलिए अरुण जी, आप बोलिए। जॉब्स में सेंटर का स्कीम है। अरुण जी आप बोलिए। गौरव जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता क्या बताएंगे, उपलब्धियां कुछ रहे तब तो। मैं उपलब्धियां बता देता हूं इनके बदले में। 2 दशक से बिहार आप कब से तारीफ करने लगे बीजेपी की? बिल्कुल मैं बता रहा हूं ना, इनके पास कुछ उपलब्धियां गिनाने के लिए नहीं था, तो मजबूरन हमें बताना पड़ रहा है इस सरकार की जो मुख्य उपलब्धियां हैं। आप भी जानते हैं 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और उस सरकार में 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी भी मलाई खा रही है, और केंद्र में भी 11 साल से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और कह सकते हैं कि बिहार में 11 साल से डबल इंजन की सरकार है। और लोग कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार जब रहती है ना तो विकास तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से क्या हुआ, इन्हीं का है नीति आयोग। आप देख लीजिए नीति आयोग का आंकड़ा, वहां जब जाएंगे तो बिहार हर एक मामले में अंतिम पैदान पर, सिद्धि राज्यों के श्रेणी में है। साक्षरता दर में सबसे अंतिम पैदान पर, प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में अंतिम पैदान पर, निवेश के मामले में अंतिम पैदान पर। हाँ, 1 नंबर में कहा है, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, पलायन में, गरीबी में, भूखमरी में। इन्हीं के भारत सरकार का आंकड़ा है कि प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ से अधिक लोग बिहार से पलायन कर जाते हैं रोजी रोटी रोजगार के खोज में। क्योंकि यहाँ अब तक एक सुई का भी कारखाना इन लोगों ने नहीं खोलने का काम किया। अब चलिए लॉ एंड ऑर्डर पर मैं बताता हूं। एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है 20 वर्षों के भाजपा एनडीए नीतीश जी के शासन काल में 70,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी। सर एनसीआरबी के आंकड़े में चारा घोटाला शामिल है। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, वो भी दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान है। जवाब दूंगा। नहीं अरुण जी समझ लीजिए, गौरव जी सुन लीजिए ना, मैं देखा चारा घोटाला का नाम हुआ तो आपकी भी आवाज बदल गई। सुन लीजिए ना, मैं जा रहा हूँ चारा घोटाला पर, आपको जानकारी होगा। चारा घोटाला भी उजागर हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने ही किया, और सीबीआई को भी हैंड ओवर जांच के लिए किया। यह घोटाला जगन्नाथ मिश्रा
का शासन काल से आते आ रहा था। और आपने देखा किस तरह, और जब चारा घोटाला खुले की बात आई थी केंद्र में कौन था? ये तो बताइए, जब चारा घोटाला खुला था केंद्र में कौन था? सीबीआई किसके हाथ में थी? अरे भाई सुन लीजिए ना गौरव जी, तो किस तरीके से मुट्ठी भर लोगों ने लालू प्रसाद यादव जी के साथ षड्यंत्र रचकर उनके साथ क्या किया वो जग जाहिर है। अच्छा बताइए, एक सवाल अरुण जी, चारा घोटाला हुआ केंद्र में कौन था? गौरव जी, अरे सुन लीजिए ना गौरव जी, एक सवाल बस, एक फिर आप बोलिए। एक सवाल मेरा, जब चारा घोटाला हुआ केंद्र में कौन था? अरे केंद्र में कहीं रहे या कोई रहे, उससे क्या मतलब है? अरे केंद्र में कौन की सरकार थी ये पूछ रहा हूं मैं। ये ना आपको बताना पड़ेगा, जो संवैधानिक संस्थान पर बैठे लोग किस मानसिकता के हैं, किस माइंड सेट के हैं, यह जानने अच्छा सच बताना अरुण जी, सच बताना, आपको पता नहीं है या कहना नहीं चाहते कि जब चारा घोटाले की बात आई थी तो केंद्र में कौन की सरकार थी? अरे भैया मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए ना। भ्रष्टाचार पे पहले तो एक लाइन है, बीजेपी की थी, कांग्रेस की थी, बताना है भैया, बता दीजिए। अरे भैया आप तो जानते ही हैं। मैं नहीं जानता, तभी तो पूछ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार आए थे, उन्होंने 33 घोटाला का आरोप लगाया नीतीश कुमार जी पर। 3300 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ। पिछले दिनों 71,000 करोड़ ये तो गलत बात है, ये तो गलत। चलो प्रखर जी से पूछते हैं। नहीं आप जवाब नहीं दे पा रहे अरुण जी, मैंने आपको 4 मिनट दिए लेकिन जवाब नहीं दे पाए। प्रखर जी, अरे जवाब, अरे गजब बात है, मैंने तो कहा चारा घोटाला का उजागर। ठीक है मैं रोकूंगा एक बार। जीतन राम मांझी का एक्सक्लूसिव बयान सामने आ रहा है। जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। रहेंगे हम एक पार्टी भी एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ रहेंगे। जी सर, थैंक यू। क्या बात है, एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, एनडीए का साथ देंगे, ये होता है समर्पण। ठीक है, इस मुद्दे पे आएंगे। प्रखर सिंह जी, चारा घोटाला जब बिहार में हुआ केंद्र में किसकी सरकार थी? देखिए डिबेट आज आपने हमको बुलाया है, आपने इलेक्शन पर नहीं, हम मुद्दे की इलेक्शन पर बुलाया। आप समझ, ये तो गलत बात है प्रखर जी। हमारी उस समय जो मुद्दा जहां चलेगा वहां उसकी चर्चा होगी। नहीं बिल्कुल अगर आप बीजेपी पर आरोप लगाएंगे, बीजेपी आप पर आरोप लगाएगी तो मैं दोनों की गलतियां बताऊंगा। बीजेपी पर क्या आरोप लगाया? हमने आरोप नहीं लगाया, सुन तो लीजिए। आप अब वो उनकी 20 कमियां, 20 काम बताने की जगह वो बीजेपी की 20 कमियां बता रहे थे, तो मैंने उनको एक कमी और याद दिला दी। इसमें गलती क्या कर दी? वो क्यों बच रही है कहने से कि वहां कांग्रेस की सरकार थी और आज कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा? कमाल कर रहे हैं प्रखर जी आप। गौरव जी आपको बुलाया है, हमारे सम्मानित प्रवक्ता हैं, हमारे गेस्ट हैं, बात करने के लिए हमें आपको बुलाया है, लेकिन आप मुझे ये नहीं बताएंगे ना। जोगिंदर सिंह थे सीबीआई के निर्देशक, उन्होंने क्या लिखा? वो मुद्दा कहां से उठा? किसी मुद्दे को छोड़ा जा सकता है? प्रखर जी क्या बात कर रहे हैं आप? अरे गौरव जी सुन लीजिए, ऐसा है बीजेपी से हमने सवाल जो पूछा है, क्योंकि पिछले 2 दशक से बीजेपी की सरकार चल रही है, तो अपोजिशन का काम क्या है? अगर जनता सरकार को चुनती है, सुन तो लीजिए, ऑपोजिशन का काम राहुल गांधी को लोकतंत्र बचाना नहीं है। ऑपोजिशन का काम लोकतंत्र बचाना नहीं है। राहुल गांधी ऑपोजिशन का काम लोकतंत्र बचाना नहीं है। क्या करना है? लोकतंत्र बचाना नहीं है। क्या करना है? लोकतंत्र बचाना नहीं है। ऑपोजिशन का काम क्या है? एक्चुअली क्या है? अपोजिशन का काम है सरकार से सवाल पूछना। अपोजिशन का काम है जनता से सवाल पूछना। जनता के लिए अगर काम नहीं करेगी सरकार से सरकार पूछना। और लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार से सवाल पूछना अपोजिशन का काम है, और वो आप नहीं कर पाएंगी। आप अपने 20 काम नहीं गिना पा रही है और हमसे कह रही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में जनता की सरकार चुनती है तो अपोजिशन को भी चुनती है, और अपोजिशन का काम है सरकार को सवाल पूछना, और हम सरकार से सवाल पूछ के रहेंगे, आपको भागने नहीं देंगे। जो काम नहीं गिना पा रहा है, जो स्टेट के बीच काम नहीं गिना पा रहा है, वो आज हमको बता रहा है। अगर आप 20 काम तो गिना नहीं पा रही है, स्टेट गवर्नमेंट के बीच काम नहीं गिना पा रही है, तो सोच रही है आपका कमबैक हो जाएगा। कमबैक होने वाला नहीं है। नाम गिना नहीं पा रही है, काम गिना नहीं पा रही है, अडानी को जमीन देती है। अरे क्या काम गिनाया? सेंट्रल की योजनाएं बता रही है, स्टेट की योजना क्यों नहीं बता पाई?
काम किया होता तो बताती ना कि ये काम किया है, आपने नहीं किया ना, आपने बताया, आयुष्मान भारत योजना है। तो देखिए, जब आप भैया तैयारी करके नहीं आती है तो कुछ भी है, आप ऐसा सेंट्रल की योजना तो बताने लगती है स्टेट में, तो यही समस्या होती है। डिबेट में हमेशा तैयारी करके आइए, देखिए तैयारी वारी करके आया करिए डिबेट में। दूसरी चीज, स्टेट की और सेंट्रल की योजनाओं में अंतर जानिए, अंतर जानिए। जब आप आती है हमसे ज्यादा आप बता दीजिए, जब आप सेंट्रल की योजनाएं बताती है, स्टेट गवर्नमेंट की योजना बताइए। स्टेट में जो योजनाएं अपने लेवल पर आ रहे हैं, जमीनी स्तर पर आप ज्यादा है कम है, वो सब ठीक है। अभी आप अपनी सरकार का 20 योजनाएं गिनाने के पक्ष में बैठी हुई हैं, उसको बताइए जमीनी ऊपर ये नीचे मत बताइए। आपसे सवाल पूछा एज ए अपोजिशन, मैंने सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा? अगर जनता सरकार को चुनती है तो अपोजिशन को भी चुनती है, और विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष से सवाल पूछना, और सवाल पूछ रहे हैं हम कह रहे हैं 20 नाम गिनाइए। आपने कहा आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना तो सेंट्रल की योजना है, स्टेट की योजना ही नहीं है। सुन कर लीजिए, भैया ये डिबेट जो है ऐसे हो ही नहीं सकती। मैं दोनों को पूरा समय देता हूं, कोई शांति नहीं होता। स्क्रीन बुलाइए, ठीक है। अरुण कुमार जी, अरुण कुमार जी, अरुण कुमार जी, ये डिबेट किस ओर जा रही है? महिला आरक्षण कब लागू होगा? हमने जब पंचायती राज में किया तो हमने दोनों को म्यूट कर दो, दोनों को म्यूट कर दो। अरुण कुमार जी बोलिए, आप म्यूट कीजिए तब तक कुछ जवाब मुद्दे पे आओ भाई, मुद्दे पे आओ, ठीक है मुद्दे पे आओ। अरुण कुमार जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है। अरुण कुमार जी, जिनसे सवाल करता हूँ वही अलग वे में चले जाते हैं। गिव मी अ मोमेंट, 1 मिनट। महिला आरक्षण की इन्होंने बात कर रही हूँ, इनकी कैसे चलाएंगे? ऐसा कैसे होगा भाई साहब? नहीं होता है, डिबेट को कंट्रोल करिए। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। देखिए प्रखर जी, कुमकुम जी सुनिए, अरुण कुमार जी के साथ डिबेट करना मुझे इसलिए अच्छा लगता है, वो हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। आज भी मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूं, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सवाल मेरे ऊपर ही उठेगा, मैं डिबेट कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं दोनों को बोलने का भी मौका दे रहा हूं। मेरे मौके पर मेरे ऊपर सवाल खड़ा मत होने दीजिए ना, मैं मौका दे रहा हूं। अब रुक जाइए, कुमकुम जी नहीं होगा ऐसे। मेरे ऊपर बात आ रही है, अरुण जी कह रहे हैं कि आप डिबेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अरुण कुमार जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, आप जब 20 खामियां उनकी बता रहे थे तो मैंने जिक्र किया चारा घोटाले का, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा अब चुनाव का है, बिहार विधानसभा चुनाव। आपको क्या लगता है आप किन किन मुद्दों पर आप भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को शिकस्त दे सकते हैं, और इन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए गौरव जी, स्पष्ट है हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का जो मुद्दा है, जो जनता का प्रमुख सवाल है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, गरीबी है, पलायन है, भूखमरी है। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने तो 2020 में ही ये मुद्दा सेट कर दिया है, और पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई के साथ हर हाथ को नौकरी और रोजगार देने की बात कही है। और जिसके कारण आपने देखा होगा 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में ही हमारे नेता को जनादेश मिला था। जनादेश का डकैती इन लोगों ने शासनादेश के बल पर करने का काम किया। एनडीए के बनिस्पत मात्र 12,000 वोट से ही हम पीछे रहे। 2 दर्जन से अधिक महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके थे। आपने देखा किस तरीके से हराने का काम किया चुनाव आयोग से तालमेल करके। लेकिन अब बिहार की जनता पूरी तरह तैयार बैठी है एनडीए सरकार को सबक सिखाने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन देते हैं, विश्व स्तरीय पार्टी कहलाती है। बिहार में न तो नीति है, न तो नेतृत्व है, न तो कुछ है। देखिए समय कम है, मैंने आपको 1 मिनट दिया, 1 मिनट में अपनी बात रखी। ठीक है, 4 नंबर की पार्टी के थैंक यू अरुण जी, थैंक यू। मैंने आपकी बात सुनी। इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें, आपने कल भी टोका था, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी खबर आ रही है, वो मैं आपको दर्शकों को बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में आज बीजेपी के कोर ग्रुप की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े भी मौजूद रहेंगे, और इसी बैठक में आज चिराग पासवान को कितनी सीटें दी जानी उसका फाइनल निर्णय सामने आ जाएगा। और इसी के बाद ये रुख देखने को मिलेगा कि चिराग पासवान किस ओर जाते हैं। राज्य में, केंद्र में वो हनुमान है, वो ठीक है,
ठीक है, अब हम आते हैं कुमकुम जी आपके पास वो कौन से मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर, कौन से ऐसे विकास के 20 काम हैं उन्हें गिनवा दीजिए कि जिनको लेकर आप सत्ता में, राज्य की 20 योजना गिनवा दीजिए 2 मिनट में। मैं वही बात तो आपको बता रही हूँ कि इन्होंने सबसे पहले, मैं राजनीति की प्रवक्ता पे आ रही हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा। इन्होंने कहा कमाई, धुलाई, पता नहीं कौन कौन सा नाम लिया, ये सिर्फ बिहार की जनता की धुलाई करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि इनकी जो राजनीति है, इन्होंने अपने जो पार्टनर हैं इनके जेएमएम को, उसको तक भूल जाते हैं। ये जाति के नाम पे, दलित के नाम पे ये अर्चना राम को ये टिकट देते हैं। उनका पति कौन है? यादव। दूसरा, मैं जिस समय पे वोट अधिकार यात्रा चल रहा था सासाराम से, उसी सासाराम से चल रहा था जहां से जगजीवन बाबू हमारे देश के इकलौते दलित प्रधानमंत्री बन सकते थे, जिसके सपनों को धूमिल करने का काम कांग्रेस ने किया और क्या क्या उनके ऊपर लांछन लगा। डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे जिस समय पे हमारी लड़ाई हुई थी, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए था, वो क्रेडिट मैम सारा समय तो इसी में ले जाएंगे आप, मेरे पास समय कम है, डिबेट आखिरी पड़ाव पर है, फटाफट से 20 योजना गिनवा दीजिए कि इन्हीं को लेके मुद्दे में इनके पास काम है ही नहीं, तो क्या बताएंगे आप? एक ही बात पे गौरव, ठीक है बता रहे हैं, बता रहे। सुन लीजिए, 35% महिलाओं का आरक्षण किसने दिया है नौकरी में? डोमिसाइल 100% किसने किया है? लागू हुआ है? एक मिनट, अरुण जी नहीं, बोलने दीजिए, डोंट इंटरप्ट प्लीज, अरुण जी डोंट इंटरप्ट प्लीज, अरुण जी डोंट इंटरप्ट प्लीज नाउ। पूरा नहीं, गलत है ना। ये वीडियो ट्विटर पे डलेगा, आपको टैग करेंगे, नीचे जवाब दीजिएगा, अभी बोलने दीजिएगा, वायरल कर दीजिए वीडियो को कि गलत इंफॉर्मेशन दी नेशनल चैनल बैठ के। बोलिए कुमकुम जी। अरे जब इनके नेता नहीं, 3 काम हो गए, चौथा काम मैम, चौथा काम मैम, चौथा काम नाम गिनाइए, नाम मैम, 3 काम हो गए, चौथा काम काम गिनाइए, काम बाकी कहने पे नाम नहीं गिनाऊंगी, चलिए समझ गए, जनता जनार्दन समझ गई, दर्शक समझ गए, ठीक है कुमकुम जी, ठीक है, जनता जनार्दन समझ गई, दर्शक समझ गए, मैं भी समझ गया। प्रखर जी आप बताइए, आपको क्या लगता है आरजेडी के साथ मिलकर आप बिहार की जनता को क्या वो देंगे जो बीजेपी नहीं दे पाई है? देखिए, सबसे 30 सेकंड है सर आपके पास। युवा, देखिए आप समझिए, कोई भी युवा पढ़ाई करता है, मेहनत से पढ़ाई करता है, फिर वो क्या चाहता है कि वो एग्जाम दे और उसको नौकरी मिले। अगर वो एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करा पा रही है सरकार, उसके बाद उसमें इतनी गड़बड़ियां पाई जाती है और जब स्टूडेंट उसका विरोध करते हैं तो उन पर लाठी बरसाई जाती है। ये गलत है। आप नौकरी दीजिए, युवा को नौकरी दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए, यही तो चाहते हैं। आप उसको भत्ता मत दीजिए, आप उसको नौकरी दीजिए ताकि वो खुद सशक्त हो सके और खुद कमा सके, उसके अंदर वो जज्बा आए कि हम कमा रहे हैं, हम स्वयं अपना घर चलाएंगे। ठीक है, आप क्या करते जा रहे हैं? आप ना नौकरी दे पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी, कुमकुम भारद्वाज जी, प्रखर जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, आप तीनों प्रवक्ताओं का। तो सुना आपने, न बीजेपी 20 काम गिना पाई, न चारा घोटाले पर आरजेडी बोल पाई। कांग्रेस का रुख साफ है भैया, जहां तेजस्वी यादव वहां हम। फिलहाल के लिए मेरे साथ बिहार चुनाव के रण में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।